अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज जो क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा हूँ वो बेसिकली जो है एक F3 FA FFA लेवल के ऊपर जो है वो MTQ है और 19.2 इसका नंबर है। मॉल राइट इसका नाम है। अ, पुरानी किट का ये क्वेश्चन है, इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट्स आपको डिफरेंट तरीके से नज़र आएंगी। जो नई किट में ये क्वेश्चन है उसकी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी डिफरेंट है। सो अल्टीमेटली यू शुड नो हाउ टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट इज़ द अल्टीमेट एम। तो उस मकसद के लिए ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अल्टीमेटली ये क्वेश्चन जैसे मर्ज़ी आ जाए, इसमें से जो मर्ज़ी रिक्वायरमेंट आ जाए, आप हर तरह की रिक्वायरमेंट का जो है वो आंसर दे सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को जो है वो एक बार पढ़ लें पहले से, और आप एक बार तक क्वेश्चन को भी गो थ्रू कर लीजिएगा इस वीडियो को देखने से पहले। सो मैं आपके सामने क्वेश्चन पढ़ता हूँ। प्रिपेयर द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर मॉल राइट इन अकॉर्डेंस विद IAS 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। The statement of profit or loss for the year ended 31st October 2007, a statement of change in equity and a statement of financial position as at 31st October। तीन स्टेटमेंट्स बनानी है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। सो हाउ विल वी स्टार्ट द क्वेश्चन? मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो फॉर्मेट याद करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी का। इन माई ओपिनियन देर इज़ नो नीड ऑफ दैट। आप जो है वो सिर्फ चीज़ों के कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें कि हर चीज़ की नेचर जो है वो क्या है और कौन सी चीज़ कौन से हेड में कहाँ जाती है। बिल्कुल स्क्रैच से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। सो सबसे पहला काम हम ये करेंगे, हमें यहाँ पर ट्रायल बैलेंस जो है वो दिया हुआ है। हमारे पास सबसे पहले चीज़ आ रही है बिल्डिंग। सो बिल्डिंग हमें पता है ये हमारा एसेट है और ये हमारा नॉन करंट एसेट है और ये SOFP में जाता है। सो मैंने यहाँ पर हेडिंग दे दी मॉल राइट, क्वेश्चन का नाम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31st October 2007, एसेट्स नॉन करंट एसेट। ओके, मुझे पता है बिल्डिंग जो है वो मेरा एसेट है, लेकिन ये नॉन करंट एसेट है, तो मैं इसको यहाँ पर लिख दूँगा बिल्डिंग एट कॉस्ट। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसकी जो है वो यहाँ से लेस हो जाएगी, ये भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आएगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग। सिमिलरली प्लांट एट कॉस्ट, ओके, अगेन एसेट है, नॉन करंट एसेट है, और अगेन इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो कि यहाँ लिखी हुई है। लैंड एट कॉस्ट मेरा नॉन करंट एसेट है, SOFP में आएगा। देखिए ऑटोमेटिक जो है वो आपका फॉर्मेट भी बन रहा है। बैंक बैलेंस के ऊपर केयरफुल रहिएगा, बहुत स्टूडेंट्स जल्दबाजी करते हैं, बैंक बैलेंस को डायरेक्ट आंखें बंद करके जो है करंट एसेट्स में लिख देते हैं। ये देखिए बैंक बैलेंस जो है वो 50 का क्रेडिट साइड पे आ रहा है, तो ये ओवरड्राफ्ट है। सो इट विल अपीयर इन करंट लाइबिलिटीज। सो बैंक बैलेंस जो है वो आप यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज़ में जो है वो लेकर जाएंगे। नेक्स्ट वन रेवेन्यू। रेवेन्यू जो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का आइटम है। तो मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मेट जो है वो आपके सामने बनाता हूँ। क्वेश्चन का नाम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड। सबसे पहले मैंने लिख दिया यहाँ पर रेवेन्यू। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ परचेजेस। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपने जो है वो केयरफुल रहना है। परचेजेस की फिगर को अगेन परचेज एक्सपेंस है, SPL में आता है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप परचेजेस को जो है वो SPL में लिख दीजिए। लेकिन मैंने आपको कहा था कि आपने क्वेश्चन को पूरा एक मरतबा पढ़ लेना है। मैंने इस क्वेश्चन को पूरा एक मरतबा पढ़ा हुआ है। तो अगर आप थोड़ा सा नीचे जाइए एडजस्टमेंट नंबर B में, तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओके, सो कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होती है, हमें इसका फार्मूला पता है। हमारी जो परचेजेस हैं दैट विल बी इंक्लूडेड इन द वर्किंग ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, हम इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बनाते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर वर्किंग वन ओपन की और कॉस्ट ऑफ सेल्स की हेडिंग डाल दी। कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मेट जो है वो मुझे आता है, मुझे अच्छे तरीके से याद है। सबसे पहले इसमें हम लिखते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री। ओके, इसमें हम ऐड करते हैं परचेजेस, इसमें से हम लेस करते हैं परचेज रिटर्न्स, इसमें हम ऐड करते हैं कैरेज इनवर्ड, इसमें हम लेस करते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओके, सो ये हमारे पास जो है बेसिक जो है वो फॉर्मेट आ जाता है आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल का। ठीक हो गया जी। सो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मेरे पास परचेजेस का वर्ड यहाँ पर आ रहा है, तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा, तो मैंने यहाँ पर परचेजेस लिख दिया है, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा। नाउ डिस्काउंट रिसीव्ड। अब डिस्काउंट रिसीव मुझे पता है कि ये अदर इनकम है और ये SPL में आती है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन पढ़ा है। डिस्काउंट रिसीव के बारे में पॉइंट नंबर B में ये बताया गया है, द आइटम्स लिस्टेड बिलो शुड बी अपॉर्शन्ड एज इंडिकेटेड।
कुछ आइटम्स ऐसे हैं, 4 आइटम ऐसे हैं, एक डिस्काउंट रिसीव्ड है, एक एनर्जी एक्सपेंस है, एक वेजेस है और एक डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन है। ये आपका इनकम है, एनर्जी एक्सपेंस, वेजेस और डायरेक्टर रेम्यूनरेशन ये आपका एक्सपेंस है। अगर मुझे ये पॉइंट नंबर बी, ये पूरा पॉइंट अगर मुझे सवाल में ना दिया होता तो मैं डिस्काउंट रिसीव को इनकम के तौर पे एसपीएल में लिख देता, एनर्जी एक्सपेंस को एसपीएल में एक्सपेंस लिख देता, वेजेस को एसपीएल में एक्सपेंस लिख देता और डायरेक्टर रेम्यूनरेशन को भी एसपीएल में एक्सपेंस लिख देता। लेकिन उसने कहा कि आपने इसको अपोर्शन करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हमें यहाँ पर एक जो है वो फॉर्मेट बनाना है। ये देखिए मैंने एक फॉर्मेट बनाया, वर्किंग बी एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस। सबसे पहले इसमें मैंने लिखा डिस्काउंट रिसीव्ड, ये देखिए। उसके बाद मैंने इसमें लिखा है एनर्जी एक्सपेंसेस, नेक्स्ट वेजेस, नेक्स्ट डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन। अब देखिए मेरे पास जो टोटल वैल्यू है डिस्काउंट रिसीव की वो मेरे पास कितनी है, यहाँ से ऊपर से मैं देखता हूँ, वो मेरे पास 90 है। सो 90 यहाँ पर लिख दिया मैंने। उसके बाद एनर्जी एक्सपेंसेस की अमाउंट मेरे पास फ़िलहाल जो ट्रायल बैलेंस में दी है वो कितनी है, एनर्जी एक्सपेंस मेरे पास आ रहे हैं जी 105, तो मैंने यहाँ पर 105 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मेरे पास वेजेस आ रहे हैं, वेजेस मैंने जो है वो 180 लिख दिया और एनर्जी एक्सपेंस लिख दिया मैंने। डायरेक्टर रेम्यूनरेशन जो है वो मेरे पास आ रहा है 70 का, तो मैंने 70 का वो लिख दिया। अच्छा, अभी ये वर्किंग मैंने फाइनल नहीं की हुई, सो ये अभी इनके ऊपर मैं स्टैरिक लगा देता हूँ। स्टैरिक का मतलब ये है कि स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस है जी, अभी मैंने इसको फाइनलाइज नहीं किया, मैंने जस्ट ट्रायल बैलेंस से ये अमाउंट्स जो हैं उठा लिए हैं, बस सिंपल अभी ये काम किया फ़िलहाल, क्योंकि मैं अभी सिर्फ और सिर्फ चीज़ों के नाम लिख रहा हूँ। ओके, सो मैं डिस्काउंट रिसीव पे आया और मैंने यहाँ पर ब्रेक लगाई थी। आगे चलते हैं। रिटर्न इनवर्ड्स जो है वो मेरे पास क्या है, सेल रिटर्न्स होती है, ये एसपीएल में आएगी। तो यहाँ पर मैंने रेवेन्यू में से लेस कर दिया रिटर्न इनवर्ड्स। ओके, अमाउंट अभी नहीं लिखनी। वेजेस, वेजेस मैंने नीचे लिख दिए हैं, ये देखिए वेजेस लिख दिए मैंने। उसके बाद एनर्जी एक्सपेंस मैंने यहाँ लिख दिया है। इन्वेंट्री एट 1 अक्टूबर जी, ये मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग में आएगा 160, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। ट्रेड पेएबल्स करंट लाइबिलिटीज़ है जी, करंट लाइबिलिटीज़ में मेरे पास ये ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर ट्रेड पेएबल्स के नाम से ये चीज़ आ जाएगी। नेक्स्ट वन ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स करंट एसेट है। लेस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के बारे में उसने कोई बात की। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो है हमारे पास कितने हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हमारे पास हैं 80 के। ओके, हमें इसके लिए बी में जाना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक हेडिंग दी हुई है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ओके, ये देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। सो एज पर ट्रायल बैलेंस, ठीक है जी, मेरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है वो कितना है जी, वो 80 है। टोटल मेरे पास जो है वो 80 का आ रहा है। ओके, सो ये आप यहाँ 80 का यहाँ पर लिख दीजिए, आप इसको ब्लैक कलर कर देते हैं, एक्सपेंस है ये आपका, ठीक है। उसके बाद अलाउंस और रिसीवेबल्स मेरे पास आ रहा है। अलाउंस मेरे पास आ रहा है, ओपनिंग अलाउंस है 10, तेरी बात है 1 नवंबर का अलाउंस है ये। सो अलाउंस और रिसीवेबल्स कहाँ जाता है, करंट एसेट्स में, ये रिसीवेबल्स में से लेस होता है। एक चीज़ नोट कीजिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मल्टीपल टॉपिक्स का जो है वो नॉलेज चाहिए, मेक श्योर। सो ट्रेड रिसीवेबल इसमें से आप लेस कर देंगे अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स। डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन मैंने लिख दिया था ऑलरेडी। रिटेन्ड अर्निंग्स, नाउ रिटेन्ड अर्निंग्स जो है वो मेरा इक्विटी के सेक्शन में आएगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास 10% लोन नोट्स हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी, एसओएफपी। डिविडेंड्स पेड, डिविडेंड्स पेड मेरे पास आएंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी में। इसको मैं अभी फ़िलहाल, मैं आपको इस सवाल में स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी भी सिखा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर फ़िलहाल डिविडेंड पेड यहाँ लिख रहा हूँ अभी। मैं इसको बाद में इस फॉर्मेट के अंदर जो है वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के फॉर्मेट के अंदर प्लॉट कर दूंगा। $1 ऑर्डनरी शेयर्स इक्विटी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आएगा। ओके, एंड शेयर प्रीमियम अकाउंट आपके पास। इस सवाल को करने के लिए आपके पास चैप्टर नंबर 13 है कैप्लन का, कंपनी स्ट्रक्चर, उसका नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास इन्वेंट्री का नॉलेज होना चाहिए, एक्रूज एंड प्री पेमेंट्स, अगेन कंपनी,
रिसीवेबल्स एंड रिकवरेबल डेट्स, डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, चैप्टर नंबर 13 कंपनी। ये सारा नॉलेज आपके पास होगा तो ये क्वेश्चन जो है वो आप इजीली कर सकते हैं। अगर वो नॉलेज नहीं है तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकेंगे, आपको मुश्किल होगी। सो बेटर ये कि आप ये सारे चैप्टर्स को गो थ्रू कर लें, स्पेशली चैप्टर नंबर 13 कंपनी स्ट्रक्चर एंड फाइनेंस कॉस्ट, या कंपनी अकाउंट्स भी उसको बोलते हैं, कैप्टन की बुक में मौजूद है। ओके, नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू। हमने सिर्फ अभी तक ये काम किया है कि जितने भी आइटम्स थे ट्रायल बैलेंस में, इन सबको रेलिवेंट जगह पे पुट किया है। अगर आप देखिए तो मेरे पास एसओएफपी का फॉर्मेट तो ऑलमोस्ट बन ही गया है। करंट एसेट्स में एक जगह ये मिसिंग है, मैं इसको यहाँ कलर दे रहा हूँ। यहाँ मुझे पता है कुछ आएगा, यहाँ मुझे पता है इन्वेंट्री आएगी, मैं लिख इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि अभी मैं उस तक पहुँचा नहीं हूँ। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पर करंट लायबिलिटीज़ में मैंने कुछ आइटम्स की तीन आइटम्स की मैंने जगह छोड़ी हुई है, यहाँ पर मैं कुछ लिखूँगा भी। सो बी पेशेंट। मैंने फॉर्मेट का रट्टा नहीं लगाया हुआ, जो चीज़ जहाँ पर आएगी उसको वहाँ पर लिखूँगा। ओके, नाउ मेरे पास एसपीएल है। एसपीएल में मुझे पता है रेवेन्यू में से जब आप सेल्स रिटर्न निकाल देंगे तो नेट रेवेन्यू आ जाएगा। इसमें से आप लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स जब आप इसमें से लेस कर देंगे, ठीक है, सो आपके पास जो है वो आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, आपके पास आ जाएगा। आई होप सो कि ये वर्किंग आपको ज़रा थोड़ा बेहतर तरीके से नज़र आ रही होगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम इसमें से लेस करेंगे कौन से एक्सपेंसेस लेस करेंगे। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस लेस कर देंगे, ठीक है, ये लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस लेस कर देंगे। और उसके बाद हम इसमें से एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिन बोल रहे हैं आप, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये लें जी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस लेस कर देंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा फाइनेंस कॉस्ट या स्लैश इंटरेस्ट एक्सपेंस। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और हमारे पास इसके बाद आ जाएगा लेस टैक्स। स्पेलिंग मिस्टेक के लिए पहले से माजरत कर रहा हूँ क्योंकि लाइव क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ मैं, अगर हो गई तो कोई मसला नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ओके। अच्छा जी, ये हमारे पास फॉर्मेट जो है वो कंप्लीट हो गया एसपीएल का। जब आप 2 से 3 क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये फॉर्मेट जो है वो याद हो जाएगा, कोई इसमें इतना बड़ा मसला जो है वो नहीं है। ओके, नाउ व्हाट टू डू, वी विल स्टार्ट एडजस्टमेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजिंग इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट हम करेंगे, ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री थोड़ा बड़ा करता हूँ क्वेश्चन को ताकि आपको अच्छे से नज़र आए इसको। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास जो है वो क्या है, क्लोजिंग इन्वेंट्री हैज़ बीन काउंटेड एंड इट्स वैल्यूड एट 75,000। 75,000 पे आप क्लोजिंग इन्वेंट्री को वैल्यू कर रहे हैं। सो क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरे पास दो जगह पे आती है। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो मेरे पास एसपीएल में आएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स में, और मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो सेम मेरे पास जो है वो मेरा, क्योंकि ये मेरा एसेट है, ये मेरा करंट एसेट है, तो ये मेरे पास एसओएफपी में जो है वो करंट एसेट्स में भी आएगी। सो 75,000 से जो है वो मैं इसको जो है रिकॉर्ड करूँगा। सो अगर इसकी एंट्री आप बनाना चाहते हैं तो ये आपका एसेट है। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो आपके पास डेबिट हो जाएगी। अगर आपने इसकी एंट्री बनानी है तो एसओएफपी में ये क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास डेबिट हो गई, ठीक है ना, और क्लोजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स ये आपके पास क्रेडिट होगी। तो अगर इसकी आप एंट्री बनाना चाहते हैं तो ये इसकी एंट्री बनेगी। अगर आप सिंपल प्रेजेंट करना चाहते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी तो इसकी सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री एसेट है, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में लेस होगी और एसओएफपी में जो है वो ये एसेट के तौर पे आएगी। सो अब एक काम करते हैं, इसको यहीं से डायरेक्ट प्लॉट कर लेते हैं। देखें क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू -75। ओके, सो ये 75 का हमारे पास जो है वो आंसर आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट वन हमारे पास जो है, जो चीज़ हमारे पास आ रही है वो है हमारे पास इसका एसेट के तौर पे शो करना है। सो इसको लिंक करते हैं, ये हमारे पास है क्लोजिंग इन्वेंट्री C33। सो यहाँ पर मैं चला गया एसओएफपी में,
ये देखिए मेरे पास, मैंने कहा था ना यहाँ पर इन्वेंट्री आएगी। येलो मैंने जगह छोड़ी थी, इसको वापस कलर चेंज करेंगे, अब नो फिल कर दें इसको, और इन्वेंट्री में आप आ जाएं इज़ इक्वल टू C33। ये देखिए जी, ये आपके पास एसेट के तौर पर आ गई। नेक्स्ट वन आपके पास है आसान सी एडजस्टमेंट, एन इनवॉइस फॉर 15,000 फॉर एनर्जी एक्सपेंसेस। एनर्जी एक्सपेंसेस की आपके पास एक इनवॉइस है जो कि अक्टूबर 2007 से रिलेट करती है। आपकी जो रिपोर्टिंग डेट है वो भी 31 अक्टूबर है, वो आपने अभी तक रिसीव नहीं किया। एक एक बिल है एनर्जी एक्सपेंसेस का $15,000 का, वो आपने अभी तक रिसीव नहीं किया। लेकिन सारी बात है, चूँकि वो आपके अकाउंटिंग पीरियड से रिलेट करता है, तो ये एक्रूड एक्सपेंस का जो है वो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आएगा। एक्सपेंस जो कि आपके अकाउंटिंग पीरियड से रिलेट करता है, लेकिन ये आपके अकाउंटिंग पीरियड में जो है वो पे नहीं हुआ हुआ। अब इसके ऊपर हम किस तरीके से वर्किंग करेंगे। अगर आप बहुत डिटेल वर्किंग करना चाहते हैं तो मैं डिटेल वर्किंग भी आपको करके दिखाता हूँ इसके ऊपर, और इसकी मैं आपको जो है वो एंट्री जो है वो भी समझा देता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर हम करेंगे वो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी वर्किंग करते हैं। हमारे पास जो एनर्जी एक्सपेंस जो है, एज़ पर एनर्जी एक्सपेंस जो हमारे पास है, एज़ पर जो ट्रायल बैलेंस हमारे पास दिया हुआ है वो कितना है जी, वो हमने ऊपर लिखा हुआ है। ये देखिए मैंने यहाँ के लिखा था, ये देखिए ये 105 बन रहा है, ठीक है 105। ये 105 यहाँ पर आ गया, ठीक है। और मेरे पास जो है एक्रूड एनर्जी, पहले इसकी एंट्री करते हैं। ये मेरे अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है, तो ये मेरा एनर्जी एक्सपेंस जो है वो डेबिट हो जाएगा, ओके 105 से। लेकिन चूँकि सॉरी 105 नहीं 15 से, और चूँकि ये मेरा अनपेड है, अभी तक रिसीव ही नहीं हुआ ना, जब ज़ाहिर बात है रिसीव ही नहीं हुआ तो पे कैसे हुआ होगा, जब रिसीव होगा तो पे होगा। लेकिन चूँकि मेरे अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है तो मैं इसको जो है वो रिकॉर्ड कर लूँगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको जो है वो एनर्जी एक्सपेंस को डेबिट करूँगा, और एनर्जी एक्सपेंस पेबल यानी कि लाइबिलिटी जो है वो मैं क्रेडिट कर दूँगा। अब ये एंट्री करने का फ़ायदा ये है कि मुझे ये पता लगेगा कि इसका जो इफ़ेक्ट है वो कहाँ कहाँ जाएगा। एनर्जी एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, एसपीएल में इसका इफेक्ट जाएगा, या आप ये एक्सपेंस को आपके बढ़ाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर करूँगा ऐड एक्रूड एनर्जी एक्सपेंस, ये मैं ऐड करूँगा इज़ इक्वल टू 15। ये इसका डेबिट इफेक्ट है, और इसका क्रेडिट इफेक्ट क्या है, ये मेरी लाइबिलिटी है। मैं इसको अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाता हूँ, और मैंने यहाँ पर देखिए ये जगह छोड़ी हुई थी, इसको मैं लिंक करूँगा और ये मेरी लाइबिलिटी बन जाएगी। ये मैं एक मतलब दोबारा आपको सारा करके दिखाऊँगा। ये देखिए इसको मैंने कलर हटा दिया। देखिए डबल एंट्री करने का फ़ायदा, आपने इम्तिहान में डबल एंट्री नहीं करनी, आप करना चाहे कर सकते हैं, बिल्कुल करें। आपके क्वेश्चन के गलत होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी और ठीक होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ, चाहे मैं FA2 लेवल पे हूँ, FA1 लेवल पे हूँ, या F3 लेवल पे हूँ, F7 में हूँ, SBR में हूँ, इवन SBR में भी एंट्री करता हूँ मैं। आपने एंट्री करनी है, इसकी एंट्री से आपको ये है कि उसका इफेक्ट भूलेगा नहीं। अब मुझे नज़र आ रहा है कि कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी। इसको आप टोटल कर लीजिए, ऑल्ट इज इक्वल टू करें 120 जो है ना आपका, ये टोटल एक्सपेंस है। मैंने आपसे ऊपर क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था कि ये अभी हमारी टेंटेटिव फिगर्स हैं, ये देख रहे हैं आप। मैंने 105 के ऊपर स्टेरिक लगाया था, ये मेरी टोटल फिगर जो आ रही है, ये 105 की जो फिगर आ रही है, ये मैंने इसके ऊपर स्टेरिक लगाया था। ये असल में कितने की आएगी अब ये 120,000 पे मैं इसको अपडेट करूँगा, इज़ इक्वल टू, मैं इसको लिंक करूँगा इसके साथ। अब देखिए अब मेरी वो फिगर ठीक हो गई, ओके। इस तरह मैं हर चीज़ के ऊपर जो है वो वर्किंग देखूँगा कि कोई मेरी एडजस्टमेंट तो नहीं करनी है, ठीक है। ये मसला हल हो गया। अब हमारे पास अगली वर्किंग है लोन नोट इंटरेस्ट की, ओके जी। इंटरेस्ट ऑन लोन नोट, लोन नोट की जो मेरे पास अमाउंट है वो है 50। अब ये देखिए ये मेरा लोन नोट है, 10% लोन नोट है, और ये मेरी इसके ऊपर, मैं थोड़ा सा इसको साइज़ छोटा करना पड़ेगा। ये देखिए 10% लोन नोट 50 की अमाउंट जो है मेरे पास वो आ रही है, सही है। लोन नोट जो है 10% लोन नोट, ये मेरे पास 50,000 का है। अच्छा जी, इंटरेस्ट इसके ऊपर जो मेरा बनेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन नोट जो है वो इज़ इक्वल टू 50 मल्टीप्लाइड बाय 10%, 5 का बनेगा। इसकी एंट्री यही होगी, क्योंकि ये भी एक्रूड एक्सपेंस है। अब मुझे कैसे पता ये एक्रूड एक्सपेंस है, देखिए उसने मुझे सवाल में बता दिया, लोन नोट इंटरेस्ट हैज़ नॉट बीन पेड फॉर द ईयर, आपने पे नहीं किया। ये आपका एक्सपेंस तो बनता है, लेकिन ये आपने अभी तक जो है
वो पे नहीं किया, एक्सपेंस बनता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, लेकिन पे नहीं किया तो ये आपकी साथ ही साथ लाइबिलिटी भी बन जाएगी। ओके, सो ये हमारी फाइनेंस कॉस्ट है। मैं इसको लिंक करूँगा ऊपर SPL में, ठीक है। ये देखिए, फाइनेंस कॉस्ट इज़ इक्वल टू C64, ये देखिए, नहीं C64 नहीं है, ये है 5 का है, सॉरी, हाँ 5 का, 15 का नहीं है, ये 5 का है। ये आपके पास आ जाएगा 664, जी बिल्कुल ठीक है, ये 5 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस पेएबल है, ये आपके पास लाइबिलिटी है, ठीक है। तो ये करंट लाइबिलिटीज़ में जाएगा, इसको लिंक करते हैं, 665 है ये। सो यहाँ पर आप आ जाएं, इसी को कॉपी कर लेते हैं। मैं यहाँ पर इंटरेस्ट एक्सपेंस पेएबल इज इक्वल टू C65। देखिए, फिगर कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बोल कुछ और होता हूँ, लिख कुछ और देता हूँ, तो इसमें कोई मसला नहीं, ये हो जाती है गलती। जैसे मैंने यहाँ पर अभी जो है वो क्या किया था, मैंने यहाँ पर जो है वो मेरे दिमाग में ये अमाउंट चल रही थी, मैंने ये लिख दी थी, लेकिन वो 5 थी। सो ये चीज़ हो जाती है, ओके। लेकिन आप एक मतलब दोबारा वर्किंग को देख लेंगे तो आपको नहीं भूलेगा, या आपकी करेक्शन होगी। पेपर में भी आपसे ये गलती हो सकती है, सो बी केयरफुल। मुझसे भी हो जाती है, ठीक है, हालांकि मैं इतने अरसे से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ह्यूमन बीइंग है ना, तो हो जाता है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब नेक्स्ट वन हमारे पास जो है वो क्या है जी, इसमें अलाउंस है। अलाउंस को 5% आपने ट्रेड रिसीवर्स के इक्विवेलेंट करना है, ओके फाइन। तो पहले तो अलाउंस में हम देखते हैं कि सूरत हाल जो है वो क्या चल रही है। आपके पास जो है अलाउंस में सूरत हाल ये है कि हमारे पास रिसीवर्स की अमाउंट कितनी है, पहले हम वो लिखते हैं। रिसीवर्स मेरे पास जो है इस सवाल में गिवन है 320 के रिसीवर्स हैं, ठीक है। और मेरे पास जो है इस सवाल में हमारे पास 5% ऑफ ट्रेड रिसीवर्स जो है वो आपके पास जो है वो, ये हमारे पास 5% कितना आ जाएगा इसका, 320 मल्टीप्लाइड बाय 5%, 16 मेरे पास अमाउंट आती है इसकी, ठीक है जी। 16 की अमाउंट आ गई। और हमारे पास जो है ओपनिंग जो आपके पास अलाउंस था, ओपनिंग बैलेंस जो था वो मेरे पास कितना था, मेरे पास ओपनिंग बैलेंस जो था अलाउंस का यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मेरे पास 10 था, सो 10 आ गया। क्लोजिंग जो मेरे पास है ये मेरे पास गिवन था, ये ट्रायल बैलेंस से आया है। मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस जो है वो कहाँ से आएगा, वो मेरे पास जो है वो मैंने कैलकुलेट किया, वो ट्रायल बैलेंस से नहीं आया, वो मैंने कैलकुलेट किया है। कहाँ से कैलकुलेट किया, ऊपर से कैलकुलेट किया, ये 16 आया। अलाउंस में इस साल जो है वो इंक्रीज़ आ रहा है, ऑब्वियसली 6 का इंक्रीज़ आ रहा है, नज़र आ रहा है साफ, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा तसल्ली करनी है, 16 माइनस 10, ये लें। सो इंक्रीज़ इन अलाउंस 6, इसकी एंट्री क्या होगी, इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस जो है वो डेबिट कर दूंगा, एंड अलाउंस और रिसीवेबल जो है वो क्रेडिट कर दूंगा 6 से। ओके, सो नाउ आई एम डन। ओके, रिसीवेबल्स मेरे पास, मैं अब रिसीवेबल्स की वर्किंग को फाइनल कर सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं करूँगा, मैं बाद में करता हूँ उसको, ठीक है। अभी एक सेकंड, मैं ज़रा थोड़ा सा इसको गो थ्रू कर लूँ। इन्वेंट्री 75,000 से रिकॉर्ड हो गई, ठीक है। हमारे पास एनर्जी एक्सपेंस 105 के थे ट्रायल बैलेंस में, गुड। और हमने यहाँ पर इसके 15 को रिकॉर्ड कर दिया, 120 और 15, ठीक हो गया। इंटरेस्ट 50 इंटू 10% 5, ये 5 से एंट्री हो गई, ओके। रिसीवर्स अभी मैंने आपके सामने किया है, ये ठीक है। चलिए जी, डेप्रिसिएशन के ऊपर चलते हैं। प्लांट के ऊपर 20% है, ओके। प्लांट एट द रेट ऑफ 20% RBM होगा, ठीक है जी, ये देख लें, रिड्यूसिबल मेथड है। सो आपके पास जो है वो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाइड बाय, देखें आपने प्लांट की कॉस्ट लेनी है, उसमें से पुरानी डेप्रिसिएशन निकालनी है, उसको मल्टीप्लाई करना है ROD। ROD स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से, ओके। सो अब देखते हैं, इज़ इक्वल टू हमारे पास कॉस्ट कितनी है जी, प्लांट की हमारे पास जो कॉस्ट है वो है 220। सो 220 ब्रैकेट ओपन करेंगे, 220 माइनस पुरानी डेप्रिसिएशन 110
मल्टीप्लाइड बाय 20%। ओके, 22,000 हमारे पास जो है वो डेप्रिसिएशन आ गई किसकी, प्लांट की। सो अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग हमारे पास जो है, बिल्डिंग में हमारे पास क्या सूरत हाल है, बिल्डिंग में सूरत हाल कुछ ऐसी है कि हमारे पास जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड है। बिल्डिंग आपके पास जो है वो ओरिजिनल कॉस्ट के, बिल्डिंग आर डेप्रिशिएट 5% पर एनम ऑन देयर ओरिजिनल कॉस्ट। सो इसको मैं 5 कर देता हूँ। कॉपी पेस्ट करते हैं, ख्याल रखिएगा एडिटिंग सही कीजिएगा, मुझसे भी गलती हो जाती है इसमें। बिल्डिंग एट द रेट ऑफ 5% SLM, सो कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, यहाँ पर फार्मूला लगेगा सिंपल। आपके पास बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है, बिल्डिंग आपके पास है 740 की, सो इज इक्वल टू 740 मल्टीप्लाइड बाय 5%, 37,000 जो है वो आपके पास डेप्रिसिएशन आ गई। इसकी एंट्री कर देते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है ये आपके पास डेबिट हो गया और एक्यूमुलेटेड जो डेप्रिसिएशन है ये आपके पास क्रेडिट हो गई। ठीक है, अब इसमें आपको 2 एंट्रीज़ करनी पड़ेंगी। आप 2 एंट्रीज़ कर दें तो बेहतर रहेगा, कंबाइन करना चाहते हैं कंबाइन कर दें। एक काम करते हैं, चूँकि कॉपी पेस्ट ही कर रहे हैं ना, तो हम इसको जो है वो 2 मरतबा एंट्री कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाएगा। ओके, एंट्री करने का मकसद ये होता है सिर्फ आपको याद रहें चीज़ें, आपको रिवाइज भी हो जाता है, क्योंकि यस एंट्रीज़ आर इम्पॉर्टेंट एज फार एज FA2 एंड F3 लेवल, FA1 लेवल इज़ कंसर्न्ड। ओके, आई होप सो कि मैं सही लिंक कर रहा हूँ इसको। उसके बाद लास्ट मेरी वर्किंग है टैक्स की। ओके, इनकम टैक्स मेरा 45,000 है। टैक्स इज़ माई एक्सपेंस, सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, करंट टैक्स एक्सपेंस जो है वो मेरा डेबिट हो जाएगा एंड करंट टैक्स पेबल जो है वो मेरा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, 45 एंड 45 से। ठीक हो गया जी। सो नाउ अभी मेरा सवाल जो है वो कंप्लीट है और यहाँ पर मेरी सारी वर्किंग कंप्लीट है नहीं, अभी मेरी मेजर वर्किंग रहती है वो है कॉस्ट ऑफ सेल्स की, और मेरी वर्किंग रहती है मेजर ये जो मेरे पास इतनी बड़ी जो ये मेरे पास फॉर्मेट दिया हुआ है इसके ऊपर मैंने काम करना है। ठीक है, सो मैंने अब देखना है इसको कि हमने करना क्या है। मैं 2 मिनट के लिए इसको डिलीट करके छोड़ें। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास जो है करना हमने ये है, पहले तो इसको एक गो में ना ये आना चाहिए। अच्छा जी, अब करना ये हमने कि इसको हमने एलोकेट करना है। सबसे पहली चीज़ जो है वो हम टोटल ज़रा लिख लेते हैं कि हमारे पास टोटल की क्या सूरत हाल है और किस तरीके से जो है हमने चलना है। सबसे पहली चीज़ जो है हमारे पास यहाँ पर आ रही है, एक काम करते हैं इस फॉर्मेट को डिलीट करते हैं, इसको एक और तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम ये करना है डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे पास जो है वो हमारे पास दिया हुआ है। डिस्काउंट रिसीव हमारे पास क्या रेशो है, डिस्काउंट रिसीव की, डिस्काउंट रिसीव हमारे पास रेशो है 100% एडमिन में चार्ज करना है। अब डिस्काउंट रिसीव था कितना, यहाँ पर हम देखते हैं डिस्काउंट रिसीव हमारे पास जो है वो 90 का है। ओके, 90 का डिस्काउंट रिसीव्ड है हमारे पास, और ये हमने करना क्या है, इसको हमने एक मिनट में ज़रा इस फॉर्मेट को थोड़ा सा छोटा करूँ, कंप्रेस करूँ, ताकि ये जगह हमारे पास बन जाए थोड़ी सी, और आपको एट ए ग्लैंस जो है ना वो सारा कुछ जो है ना वो नज़र जो है वो आए। ये देखें अब कुछ बेहतर हो गया काम। ओके, अब आपको एक ही गो में नज़र आ रहा होगा सब कुछ। सो डिस्काउंट रिसीव मेरे पास 90 का है। अच्छा, अब इसमें एक बात का आपने ख्याल रखना है, ख्याल ये रखना है कि आपने 90 जो लिखना है ना यहाँ पर अंदर, वो आपने -90 लिखना है। -90 इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप एक्सपेंसेस की लिस्ट बना रहे हैं, तो एक्सपेंसेस को मैं पॉजिटिव लिखूंगा तो इनकम को मैं नेगेटिव लिखूंगा। अब अगर आप 90 को पॉजिटिव लिखेंगे तो बाकी सब चीज़ें जो है ना उनको आप जो है वो नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। सो इट्स क्वाइट लॉजिकल। एक्सपेंस की फिगर को मैं पॉजिटिव लेके जा रहा हूँ, इसलिए मैंने 90 नेगेटिव लिखा है क्योंकि 90 इनकम है आपकी। सो बी केयरफुल। उसके बाद हमारे पास है वेजेस। वेजेस हमारे पास जो है वो कितने आ रहे हैं, वेजेस हमारे पास 180 के आ रहे हैं। अच्छा जी, तो ये आपने 180 यहाँ लिख दिया।
वेजेस में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ओके, उसके बाद देखिए अब मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की है, मैं बोल सही रहा हूँ, सब कुछ सही है, लेकिन मैंने वेजेस के आगे उसकी अमाउंट नहीं लिखी, मैंने एनर्जी एक्सपेंस के आगे लिख दी है। सो इस चीज़ से आपने ज़रा थोड़ा सा जो है बचना है। एनर्जी एक्सपेंस मेरे पास जो थे वो ट्रायल बैलेंस में जो थे वो कितने थे, ट्रायल बैलेंस में मेरे पास 105 थे, इज़ इक्वल टू 105। और मेरे पास जो है वो यहाँ पर मेरे पास कितने आ गए एनर्जी एक्सपेंस, ये मेरे पास एक्रूड एनर्जी एक्सपेंस है 15 के, इसकी एडजस्टमेंट थी, तो 120 जो है वो मेरे पास टोटल जो है वो एक्सपेंस बन गया एनर्जी का। ठीक हो गया। उसके बाद मेरे पास है डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, 100% एडमिन में चार्ज करना है। डायरेक्टर रेम्यूनरेशन मेरे पास कितना है, 70 का। सो 70, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 70 यहाँ पर आ गया ये। ठीक है, सो 90, 120, 180 और हमारे पास जो है ना 70 यहाँ पर ही आ गया। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास इसके अलावा जो है क्या सूरत हाल है, जो हमारे पास एडमिन एक्सपेंस गिवन है एज पर ट्रायल बैलेंस, वो मेरे पास यहाँ पर एडमिन एक्सपेंस मेरे पास कोई अमाउंट गिवन है। ठीक है ना, एडमिन एक्सपेंस की मेरे पास अमाउंट जो गिवन है ट्रायल बैलेंस में, वो मेरे पास कितनी गिवन है, ट्रायल बैलेंस में मेरे पास जो एडमिन की अमाउंट गिवन है ये देखिए वो 80 है। सो मैंने यहाँ पर 80 लिख दिया। ऑब्वियसली एडमिन के तो एडमिन के हेड में ही जाएगी ना, 80 आएगी। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पर क्या है, डेप्रिसिएशन है और मेरे पास अलाउंस है। अब देखिए मेरे पास दो डेप्रिसिएशन थी, एक डेप्रिसिएशन थी मेरे पास प्लांट की, एक डेप्रिसिएशन मेरे पास थी बिल्डिंग की, और एक मेरे पास था इंक्रीज इन अलाउंस। देखें सवाल की ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, सवाल आपको याद होना चाहिए कि क्या था। अब ज़रा देखिएगा, प्लांट के बारे में उसने क्या बोला, प्लांट के बारे में उसने बोला द इंटायर चार्ज इज़ टू बी एलोकेटेड टू कॉस्ट टू सेल। अब इंटायर चार्ज कितना था प्लांट का, पहले तो प्लांट की डेप्रिसिएशन देखें ना कितनी थी प्लांट की, ये देखें प्लांट 22 C83। ओके, ये लीजिए C83, ये 22, ये सारी के सारे आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स में चार्ज करनी है, तो इसका 100% आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 100%, ये 22 आ गया। अच्छा जी, बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन हमारे पास कितनी है, 37 C86 इज इक्वल टू C86। ये हमारे पास क्या, इसके ऊपर एलोकेशन है 30% कॉस्ट ऑफ सेल्स, 0.30 कर देते हैं। 11.1 है तो आप इसको राउंड फिगर कर दें, 11 ही कर दें। अच्छा 30 सेम, यही फार्मूला लगेगा। ठीक है जी, सेम। और यहाँ पर ये लगेगा 0.40। ओके 14.8 है, राउंड फिगर कर दें, 15 हो जाएगा। देखिए 37 ही इसका टोटल जो है वो बन रहा है। सो अब ये आपके पास जो है वो मसला हल हो गया। ठीक हो गया जी, 22 और 11 आपके पास आ गई। अच्छा, एनर्जी एक्सपेंसेस के ऊपर उसने क्या बोला था हमें, एनर्जी एक्सपेंसेस के ऊपर उसने बोला 40% कॉस्ट ऑफ सेल्स लगाएं जी, 40%, 120 इंटू 0.40, 48 और 20% डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 120 इंटू 0.20, 24 और ये हमारे पास 40, ये तो वही फार्मूला आ गया, 48 ही आएगा आंसर। ठीक है जी, देखें समेशन इसका 120 ही बना चाहिए, 48 आ गया ये। उसके बाद हमारे पास जो है वो क्या फिगर है, वेजेस 40, 25, 35। एक काम करते हैं ना, ये देखें 40, ये हमारे पास 72 आ गया। दूसरी रेशो हमारे पास क्या 25, इसको 0.25 कर दिया, चेंज कर दिया, 45 हो गया। और इसको हमने जो है वो क्या कर दिया 35, ये ले शॉर्टकट लग गया, जल्दी हो गया काम, 63 हो गया। ओके, अब हमारे पास जो है अगला आंसर जो हमारे पास है वो क्या है, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन। उसने कहा 100% आप एडमिन को चार्ज कर दें, तो ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक हो गया। और एक सेकंड, हमारे पास जो है वो 72, 48, ठीक हो गया, 22, 11, 153 आ गया हमारे पास ये आंसर। ठीक है जी, 24, 45
और ये हमारे पास आ गया 11, ये भी ठीक हो गया। अच्छा जी, इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास ट्रायल बैलेंस में जो था वो था 80, ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारे पास जो है, हमने ये सही किया है, एक सेकेंड जी, हमारे पास जो है वो 15,000 आ गया। अच्छा, हमारे पास एक चीज़ यहाँ पर रहती है, वो है 15, ये हो गया। प्लांट की डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट नहीं करनी थी, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, इसको ज़रा थोड़ा सा ज़रा ध्यान रखिएगा ज़रा, एक मिनट। ओके, कॉस्ट ऑफ सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं जाएगा और कुछ भी। डिस्काउंट रिसीव सारा का सारा एडमिन में। एनर्जी एक्सपेंस ठीक हो गया, वेजेस ठीक हो गया, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन ठीक हो गया, प्लांट ठीक हो गया, और ये अलाउंस ये एडमिन में जाएगा। ये कितना था, 6 था, इसको लिंक करेंगे जी, ये देखें 6 आया, तो ये हमारे पास 192 आ गया। सही है, ये 6 हमारे पास आ गया। सो अभी हमारा जो है वो क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट है यहाँ पर, ठीक हो गया। नहीं, अभी भी कंप्लीट नहीं है। कॉस्ट ऑफ सेल्स की फ़िगर फाइंड करनी है। परचेजेस की फ़िगर हमारे पास कितनी है, परचेजेस की फ़िगर जो है वो हमारे पास जो है वो कितनी है हमारे पास। कॉस्ट ऑफ सेल्स में हमने कुछ चार्जेस भी किए हैं 153,000 के, अच्छा ये याद रखिएगा, जो एलोकेशन की हमने एक्सपेंसेस की। तो हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ सेल्स की जो वर्किंग आएगी, ज़रा उसको अब ज़रा हम कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर ना एक लाइन इंसर्ट करनी पड़ेगी, एक सेकेंड, मैं एक काम करता हूँ, अभी ठीक है। अभी -75, ओके, अब सही है। ये एलोकेशन से आ रहा है, वर्किंग बी जो आपने एक्सपेंसेस को एलोकेट किया, ये वहाँ से आ रहा है, एलोकेशन से आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास आ रहा है इज़ इक्वल टू, ये देखिए 153, ये हमारे पास एक्सपेंस है। देखिए ये लेस ये है, इसलिए ये आपका जो है वो नेगेटिव है, बाकी सब तो आपके पास जो है वो इस सवाल में क्या होंगे, प्लस होंगे। सो परचेजेस की फ़िगर हमारे पास आ गई 1105। परचेज रिटर्न हमारे पास सवाल में नहीं है, कैरेज नोट हमारे पास सवाल में नहीं है, ठीक है। सम करते हैं और देखते हैं हमारा सम जो है वो क्या आता है। 1343.1 राउंड फिगर करते हैं 1343, ये हमारे पास है C28, ये लें जी। रेवेन्यू हमारे पास कितना है, रेवेन्यू हमारे पास जो है 1800 है, ओके टाइप कर देते हैं। हमारे पास रिटर्न्स 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 इज़ 35 इज़ इक्वल टू -35, ठीक है जी। हमारे पास फिगर आ गई रेवेन्यू की 1765, ठीक हो गया जी। 1765 जो है मेरे पास फिगर आ गई है सारी। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारे पास जो है वो आ गए कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारे पास है 1343, इसके ऊपर आप माइनस का साइन लगा दें तो बेहतर हो जाएगा काम, नहीं लगाना मत लगाएं, एडिशन का फार्मूला लगा दीजिएगा, इजी हो जाएगा काम, ठीक है। इज़ इक्वल टू 1765 प्लस इज़ इक्वल टू 1765 प्लस 1343, ओके 422 जो है वो मेरे पास इसका आंसर आ गया। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन का समेशन आ रहा है 80, माइनस लिखना है आपने इसको, और ये आ रहा है 192 E45 इज इक्वल टू माइनस E45, ये 192 आ गया हमारे पास, इज इक्वल टू 422 प्लस 80 प्लस 192, 150 आ गया। फाइनेंस कॉस्ट ऑलरेडी मैंने लिखी हुई है, C64 इज इक्वल टू माइनस C64, हमारे पास आंसर आ गया 150 प्लस -5 145, और हमारे पास टैक्स एक्सपेंस आ गया इज इक्वल टू माइनस टैक्स एक्सपेंस सबसे एंड में, ये मेरे पास आ गया 45, ओके। सो इज इक्वल टू 145 प्लस ये लें, ऑल्ट इज इक्वल टू ये 100, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 100 आ गया। सेव करिए, कंट्रोल एस ज़रूर करना है आपने। अच्छा, अब हमारे पास
ये सब कुछ ओके है। कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल ठीक है, कोई इसमें मसला जो है हमारे पास नहीं है। ठीक है, एक मतलब मैं ज़रा गो थ्रू कर रहा हूँ, ये ना कि मैंने कोई गलती की भी हो। ओके, वी आर डन। अब हमारे पास सबसे पहले एसपीएल बनेगी, फिर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनेगी। अब स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी कैसे बनेगी? सिंपल बात है, इक्विटी के आइटम्स आप इसमें लिख दीजिए। इक्विटी के आइटम्स आपके पास कितने होते हैं जी? अभी तक जितने आइटम्स आपको मैंने पढ़ाए हैं या आपने पढ़े हैं बेसिक लेवल के ऊपर, वो चार हैं। एक आपके पास जो होता है वो हमारे पास है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। ठीक है जी, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ज़ीरो से बना रहा हूँ बिल्कुल, ताकि आपको समझ में आए कैसे बनाते हैं। दूसरा आइटम है आपके पास शेयर प्रीमियम। तीसरा आइटम आपके पास है रिवैल्यूएशन रिजर्व या रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग्स लिखते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, रिटेन अर्निंग्स लिख दीजिए। और चौथा आइटम आपके पास है रिवैल्यूएशन रिजर्व। ओके, ये आपने लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पर हम लिख देंगे टोटल। ओके, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस। एक चीज़ तो कंफर्म है, ओपनिंग बैलेंस आएगा तो फिर क्लोजिंग बैलेंस भी आएगा। ओके, अब यहाँ पर इनके ओपनिंग बैलेंसेस आएंगे। ठीक है, अब ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कितना था यहाँ से देखते हैं। ये देखिए 650। शेयर प्रीमियम का ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कितना है? 80। रिटेन अर्निंग्स का ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कितना है? 130। और रिवोल्यूशन रिजर्व इस सवाल में नहीं है, ये हमने सवाल के पढ़ते ही हमने डिसाइड कर लिया था 0। सो ऑल इज इक्वल टू लगाएं, ये टोटल हमारे पास आ गया 860। ओके, यहाँ तक आई होप सो कोई मसला नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास होता है राइट इशू एंड बोनस इशू। तो राइट इशू पहले लिख लें, इस सवाल में राइट इशू नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ तो थोड़ा सा बता देता हूँ। राइट इशू के केस में आपका बैंक अकाउंट डेबिट होता है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आपका क्रेडिट होता है, एंड शेयर प्रीमियम आपका क्रेडिट होता है। सो ये आपकी अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ होगी, लेकिन रिटेन अर्निंग्स और रिवोल्यूशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आएगा। अल्टीमेटली इन दोनों अमाउंट का सम जो है ना वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपके पास जो है वो बोनस इशू होता है। अगर बोनस इशू नॉर्मली किससे होता है? शेयर प्रीमियम से होता है। तो शेयर प्रीमियम जो है वो आपका डेबिट हो जाता है और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आपका क्रेडिट हो जाता है। अल्टीमेटली रिटेन अर्निंग्स और रिवोल्यूशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आता और इनका आंसर नील आएगा, क्योंकि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल बढ़ रहा है और शेयर प्रीमियम कम हो रहा है। अल्टीमेट आंसर आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद आपके पास जो है वो आपके पास है गेन ऑन रिवैल्यूएशन। गेन ऑन रिवैल्यूएशन जो है वो इस सवाल में नहीं, अगले सवाल में वहाँ पर कराऊंगा मैं। गेन ऑन रिवैल्यूएशन की वजह से आपके पास ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग्स के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आता। इसकी वजह से रिवैल्यूएशन रिजर्व पे फ़र्क आता है, तो ये पॉजिटिव आंसर आएगा। फिर अगर आप एक्सेस डेप्रिसिएशन को जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ट्रांसफ़र ऑफ एक्सेस डेप्रिसिएशन, तो उसकी वजह से अगेन इस सवाल में ये नहीं है, लेकिन चूँकि मैं आपको फॉर्मेट करा रहा हूँ, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आएगा, शेयर प्रीमियम में कोई फ़र्क नहीं आएगा, रिटेन अर्निंग्स के ऊपर यस फ़र्क आएगा। रिटेन अर्निंग्स आपकी क्रेडिट होती हैं और रिवोल्यूशन रिजर्व आपका डेबिट होता है। सो अल्टीमेटली इफेक्ट क्या आएगा? नील आएगा। उसके बाद अच्छा, वैसे ये असूलन मुझे नीचे लिखना चाहिए था, मुझे ये यहाँ लिखना चाहिए था, इसको ना मुझे यहाँ लिखना चाहिए, एक ये। अब ठीक है, ओके, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा प्रॉफिट फॉर दी ईयर आ जाएगा, इसका नील। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम नील। रिटेन अर्निंग्स हैं यस इंक्रीज होंगी, रिवोल्यूशन रिजर्व के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा और टोटल में पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। और इसमें से जो है वो हम लेस कर देंगे, क्या चीज़? इसमें से हम लेस कर देंगे डिविडेंड्स पेड। ओके, सो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, शेयर प्रीमियम के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, रिटेन अर्निंग्स में से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, रिवोल्यूशन रिजर्व के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आएगा, अल्टीमेटली आंसर नेगेटिव हो जाएगा। सो अच्छा, ये एक मिनट, मैं एक काम करता हूँ, ये इस तरह लिख देते हैं। ओके, क्योंकि मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ, ये लीजिए। ओके, सो अब देखिए ये आपके पास फॉर्मेट आ गया, इसी को मैं कॉपी पेस्ट करूँगा
ठीक है, इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं और इसको हम फिल करते हैं। ओके, आपके सामने मैं इसको अब फिल करूँगा। ठीक है, नीचे कर देता हूँ मैं इसको। ओ नहीं, ऊपर ही करना पड़ेगा इसको। ये देखिए, सबसे पहली चीज़ फिल कर दिया। ऑर्डिनरी ओपनिंग बैलेंस कितना था हमारे पास? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस हमारे पास था 650। ओके, शेयर कैपिटल का बैलेंस था 80। ओके, रिटेन अर्निंग्स का ओपनिंग बैलेंस था 130। ओके, रिवोल्यूशन रिजर्व इस सवाल में नहीं था, 0। अल्टीमेट आंसर 860। राइट इशू इस सवाल में जो है वो नहीं है, सो नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। जारी बात है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल भी नहीं बढ़ रहा और शेयर प्रीमियम भी नहीं बढ़ रहा, रिटेन अर्निंग्स के ऊपर और रिवोल्यूशन पे कोई इंपैक्ट आएगा नहीं। अल्टीमेटली पॉजिटिव आंसर आएगा, लेकिन उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। बोनस इशू भी इस सवाल में नहीं हो रहा है, सो सारी की सारी चीज़ें ये इसी तरह से ही जो है वो इंटैक्ट रहेंगी। ठीक है, गेन ऑन रिवैल्यूएशन हमारे पास इस सवाल में नहीं है, तो कोई छेड़ने की ज़रूरत नहीं। इसको प्रॉफिट फॉर द ईयर हमारे पास है, लिंक करेंगे इस SPL से। 100 का हमारे पास जो है वो आंसर है इसके ऊपर। ठीक है, और हमारे पास नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ एक्सेस डेप्रिसिएशन। ट्रांसफ़र ऑफ एक्सेस डेप्रिसिएशन नहीं है सवाल में। डिविडेंड्स पेड हमारे पास हैं इज इक्वल टू माइनस, ये देखिए यहाँ कहीं लिखा होता डिविडेंड पेड 30। ओके, सो अब हम फार्मूला लगाते हैं। क्योंकि मैं ऑल्ट इज इक्वल टू इसलिए लगा सकता क्योंकि बीच में वर्ड्स आ रहे हैं, तो मैं इसका फार्मूला थोड़ा डिफरेंट तरीके से कहूँगा आपको समझाने के लिए। इज इक्वल टू 650 आ जाएगा इसका आंसर, तो ठीक है ना। इसका आंसर जो है वो 80 आ जाएगा। इसका आंसर जो है इज इक्वल टू 130 प्लस 100 प्लस माइनस 30। सो इसका आंसर जो है वो 200 आ जाएगा। और ये तो आपके पास इसका आंसर तो कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो हमने जो है वो इसको तो हमने छेड़ा ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक हो गया जी। सो ये आपके पास 0 आ गया, डैश कर दें इसको। अब इनका टोटल क्या है? 650, 80 और 200। ऑल्ट इज इक्वल टू लगाएं, इन तीन को सम करें, 930। अब देखिए 930 टोटल आ रहा है, इसको हम बोलते हैं टोटल ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इसमें ये 100 आएगा और ये आपके पास -30 आएगा। अगर आप देखें 80 प्लस 100 -30, इसका आंसर भी 930 आ रहा है और इसका आंसर भी 930 आ रहा है। सो दिस इज़ द फॉर्मेट। इस तरीके से हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाएंगे। अब हमारा काम बहुत आसान हो गया। ये जो क्लोजिंग बैलेंसेस आए हैं, यही आप SOF में पुट कर दें। जैसे ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 650 है, G17 इसका लिंक है, ये देखिए इज इक्वल टू G17 देखें। सिमिलरली शेयर प्रीमियम हमारे पास है H17 80, तो यहाँ पर मैंने H इज इक्वल टू H17 मैंने पुट कर दिया। फिर इसके बाद जो है मेरे पास है रिटेन अर्निंग्स 200 I17, ये देखिए इज इक्वल टू I17 200। सो अगेन वही 930 आंसर आ गया। अब वन बाय वन शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें जो है हमारे पास है। सबसे पहले बिल्डिंग की कॉस्ट थी 740। ठीक है, प्लांट की कॉस्ट थी आपके पास 220 और लैंड आपके पास थी 235। ओके, अब इसकी डेप्रिसिएशन कैसे आएगी, अब ज़रा देखिएगा ज़रा। इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, पुरानी डेप्रिसिएशन 60 और नई डेप्रिसिएशन हमारे पास कितनी थी, लिंक करेंगे जी। देखिए लिंक करने की आदत इसलिए डाल रहा हूँ, कल को आपने F7 और SBR में जाना है, वहाँ आपको फ़ायदा होगा इसका। ये बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन है, बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन। अच्छा ये, ओहो ये मेरा फॉर्मेट ख़राब हुआ है, एक मिनट ज़रा, एक मिनट, एक सेकंड। ये वो मैंने कुछ एडजस्टमेंट की थी ना, ये एक मिनट ज़रा, अभी ठीक है। ये 37 है, ये F43 है, F43 इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन 60 प्लस F43। सो 97 की जो डेप्रिसिएशन है वो लेस हो जाएगी। ठीक है, और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 740 माइनस 97, 643 आंसर आ जाएगा। 220 इज इक्वल टू गिवन कितनी है 110 प्लस जो हमारे पास उधर लिखी हुई है, लिंक करते हैं, कितनी लिखी है हमारे पास 22 थी, ये हमारे पास आ गई 132। सो इज इक्वल टू 220 माइनस 132। ठीक हो गया जी। अच्छा उसके बाद हमारे पास है
235 ये एज इट इज़ आ जाएगी बाहर, 235 ऐड हो जाएंगे, 966 जो है ये मेरे पास टोटल आ जाएगा नॉन करंट एसेट्स का। ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू, ट्रेड रिसीवेबल कितने हमारे पास 320 माइनस अलाउंस का क्लोजिंग बैलेंस 16,000, लिंक करेंगे अलाउंस 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 हमारे पास कितना, ये रहा क्लोजिंग बैलेंस 16,000, ये हमारे पास मैंने डायरेक्ट कर दिया इसको जी, मैंने इसको जो है वो डायरेक्ट कर दिया। वी डोंट नीड दिस कॉलम, ये मैंने ऐसे ही बनाया हुआ खामा में। तो इसको आप बेशक, एक मिनट मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ये यहाँ आ जाएगा। एक मैं इसको ज़रा डिलीट कर दूँ, आई होप सो कि इसकी फॉर्मेटिंग जो है ना वो ख़राब नहीं होगी, आई होप सो नहीं हुई ख़राब। चलिए जी मैं इसको अब और जूम कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छा जो है वो क्लैरिटी जो है वो हो जाए इसमें। आपके पास जो है वो अलाउंस और रिसीव, अच्छा मैंने डायरेक्ट कर दिया, ज़रूरत नहीं थी डायरेक्ट करने की वैसे मुझे, हाँ ठीक है कोई इशू नहीं है, इट्स ओके इट्स ओके। हमारे पास जो है वो 75 इन्वेंट्री के आ गए, तो 304 रिसीवेबल्स का टोटल आ गया, और हमारे पास इज़ इक्वल टू 75 प्लस 304, ये हमारे पास टोटल जो है वो करंट एसेट्स जो है वो हमारे पास आ गए। ठीक है, इसके नीचे लाइन लगा दें, बॉटम बॉर्डर लगाएं इसके नीचे, और ये हमारे पास बोल्ड फिगर हो गई। अब 966 नॉन करंट एसेट्स हैं, 379 करंट एसेट्स हैं, इन दोनों का टोटल करें 9 इज़ इक्वल टू 966 प्लस 379 1345। ओके, ये हमारे पास टोटल एसेट्स की साइड आ गई। अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट आइटम हमारे पास क्या है जी, नॉन करंट लायबिलिटी है। सिंपल नॉन करंट हमारे पास कितना है जी, हमारे पास 50 है। ट्रेड पेबल्स हमारे पास जो है क्वेश्चन में गिवन है, ट्रेड पेबल्स हमारे पास 250 के हैं। ओके, हमारे पास जो है वो एक लायबिलिटी आएगी करंट टैक्स पेबल के नाम से। ओके, सबसे एंड में मैंने की थी ये वर्किंग, करंट टैक्स पेबल। ओके, ये नहीं, इसको मुझे टाइप करना पड़ेगा, करंट टैक्स पेबल। ओके, इसका कलर रिमूव करेंगे यहाँ से, और इज़ इक्वल टू, वापस उतर जाना पड़ेगा मुझे एक मिनट के लिए ज़रा, ये देखिए करंट टैक्स पेबल 45। ओके, सो ये देखिए हमारे पास इसके आंसर क्या आ रहे हैं, 650, 80, 200, 930। लोन नोट 50 का है, 250 हमारे पास जो है वो हमारे पास ट्रेड पेबल है। बैंक बैलेंस हमारे पास कितना है, बैंक बैलेंस मेरे पास 50 का है। ठीक है, उसके बाद जो है वो एनर्जी एक्सपेंस, ये हमारे पास टोटल आ गया, आंसर हमारा इक्वल आ गया। ठीक है, अब एक मैं ज़रा सवाल को ज़रा साइड पे करूँ, ज़रा इसका आंसर ओपन करूँगा, मैं अब आपको एट ए ग्लैंस ज़रा ये सवाल को पूरा दिखा दूँ। सबसे पहले एक क्विक जल्दी रिव्यू। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, हमने वर्किंग्स परफॉर्म की हैं। ठीक है ना, पहले तो मैंने फॉर्मेट ड्रॉ किया है, फिर मैंने फॉर्मेट ड्रॉ करने के बाद वर्किंग्स परफॉर्म की हैं, इन्वेंट्री, एनर्जी, इंटरेस्ट, अलाउंस, डेप्रिसिएशन और टैक्स। उसके बाद मैंने एलोकेशन की है, एलोकेशन करने के बाद जो है वो मैंने यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल्स वर्किंग की है, फिर मैंने एसपीएल बनाई है, प्रॉफिट फॉर द ईयर मेरे पास आया है 100। उसके बाद मैंने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाई है, मैंने आपको फॉर्मेट भी थोड़ा सिखा दिया, और मैंने आपको जो है वो वर्किंग भी कर दी इसकी। उसके बाद मैंने एसओएफपी बनाई है। ठीक है, और ये मेरे पास जो है वो आंसर जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, सो हमारे पास जो है वो चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ओके, सॉरी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी ख़राब थी, ये देख सकते हैं आप, इसको मैंने ठीक कर दिया है। ओके, वी डोंट नीड दिस। ओके, so 1345 is the total of your assets and 1345 is the total of your equity and liabilities. I hope so कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत डिटेल वीडियो बनाई है, ऑलमोस्ट 1 घंटे की वीडियो बन गई है, लेकिन ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी है जिनको बिल्कुल भी ड्राफ्टिंग नहीं आती है। एक एक स्टेप मैंने करके दिखाया है। अगर फिर भी मज़ीद कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।